गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। और आज हम लोग करेंगे टोक्यो 2020 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग कवर करेंगे। इसके पहले मैंने एक वीडियो डाल रखी है जिसमें मैंने हाईलाइट दिया हुआ है कि कौन से एथलीट ने पार्टिसिपेट किया, कौन से इवेंट में पार्टिसिपेट किया, मेडल्स जीते, पॉजिटिव चीज़ें क्या क्या हुई, कौन कौन सी स्कीम्स पॉजिटिव आई और क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, वो सब मैंने कवर किया है। 3 मिनट की वीडियो है, आपने नहीं देखा तो पहले वो देखिए फिर इन क्वेश्चंस पे आइए, ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, तो पहले आप अगर आपने नहीं देखा तो वो देखिए, फिर आप इन क्वेश्चंस पे आइए, आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा और चीज़ें याद भी होंगी। तो शुरू करते हैं एक बार। और सबसे पहले हम लोग एक बार मेडल टैली पे ध्यान देते हैं कि सबसे ज़्यादा मेडल्स कौन सी कंट्री ने जीते। तो नंबर 1 पे हमेशा की तरह यूएसए रहा विथ 39 गोल्ड। नंबर 2 पे रहा चाइना विथ 38 गोल्ड। बट देखिए इनके मेडल्स में डिफरेंस है। बट क्या होता है कि गोल्ड की बहुत वैल्यू होती है मेडल टैली में। अगर आपका गोल्ड ज़्यादा रहेगा और टोटल मेडल्स कम रहेंगे तो आपकी रैंक ऊपर रहेगी, तो गोल्ड के हिसाब से रैंकिंग होती है। तो ओवरऑल मेडल्स में इनके काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन गोल्ड में सिर्फ एक गोल्ड का डिफरेंस था, जो कि लास्ट डे तक चाइना ऊपर चल रहा था, बट लास्ट डे में यूएसए ने एक गोल्ड जीत के अपनी बढ़त बना ली। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जापान। जापान 3rd पे रहा, 4th यूके, 5th है आरओसी। आरओसी क्या है आपने देखा हो, इस बार एक्चुअली रशिया बैंड है क्योंकि रशिया पे डोपिंग के चार्जेस लगे हैं कि ये लोग डोपिंग मतलब होता है कि कुछ ऐसे सब्सटेंस अपनी बॉडी में ले लेना जैसे जिससे आपकी इम्प्रूव हो परफॉर्मेंस। तो रशिया गवर्नमेंट पे ये चार्ज लगाया, काफ़ी बार एथलीट्स करते हैं, तो पूरी कंट्री पे लगा कि स्टेट ने पूरी कंट्री की के ही द्वारा ये हुआ है, तो उन पे चार्जेस लगे थे, तो इसलिए रशिया अपने नाम से परफॉर्म नहीं कर रहा, रशिया ओलंपिक कमेटी के नाम से पार्टिसिपेट किया था उसने। फिर 6th ऑस्ट्रेलिया, 7th नीदरलैंड्स, 8th फ्रांस, जर्मनी। और इंडिया की क्या रैंकिंग है, तो 48th रैंकिंग है। हमने टोटल 7 मेडल जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड, 2 ब्रॉन्ज और 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, 7। ठीक है, तो ये इंडिया की अभी तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है और हमने टॉप 50 में पहली बार जगह बनाई है। इसके पहले 2012 में हमने 6 मेडल जीते थे टोटल, गोल्ड जिसमें से एक भी नहीं था। और इसके बाद हमने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है जिसमें हमने 7 मेडल जीते हैं। अब हमारा वो रहेगा एम कि हम टॉप 30 में आने की कोशिश करें, क्योंकि आप एक बार देखिए तो जर्मनी ने सिर्फ 10 गोल्ड जीते हैं और इसकी रैंकिंग 9 है, तो बहुत ही डिफिकल्ट भी नहीं है, हम कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी टॉप 30 में आने की, फिर टॉप 10 में आने की, जो कि अचीवेबल है अगर हम कुछ चीज़ों पे ध्यान दें। अगर हम लोग देखते हैं, ध्यान देते हैं, तो टोटल 339 गोल्ड मेडल बांटे गए। ठीक है, 33 स्पोर्ट्स की कैटेगरी थी, उसमें सबसे ज़्यादा मेडल्स होते हैं एक्वेटिक्स में। ठीक है, एक्वेटिक्स मतलब पानी से रिलेटेड, स्विमिंग के बहुत सारे होते हैं, बैक स्ट्रोक, 100 मीटर, 200 मीटर और काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं एथलेटिक्स के, जिस पे हमारा ध्यान बहुत कम रहता है, क्योंकि हमारी जो कोस्टल लाइन है, आप देख रहे हैं इंडिया का जो नीचे की पूरी कोस्टल लाइन है, उसमें हम लोग सेलिंग वेलिंग पे ध्यान नहीं देते, सर्फिंग, सेलिंग, इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए। अगर हम इन पे ध्यान देते हैं, अपनी कोस्टल लाइन का इस्तेमाल प्रॉपर करते हैं, तो हम अपनी मेडल टैली इजीली बढ़ा सकते हैं। उसके बाद एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में भी हमारा बहुत, आपने देखा होगा अभी नीरज चोपड़ा को पहला मेडल मिला है एथलेटिक्स में, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज नहीं, पहला मेडल है एथलेटिक्स से इंडिया का। ठीक है, तो एथलेटिक्स में है। उसके बाद से साइकिलिंग में है, रेसलिंग है, रेसलिंग में हम पार्टिसिपेट करते हैं। और जिम्नास्टिक्स में भी हमारा इस बार एक पार्टिसिपेंट गया था, प्रणति नायक, और पिछली बार दीपक कर्माकर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, 4th रैंकिंग पे रही थी, लेकिन इस बार ड्यू टू इंजरी वो नहीं पार्टिसिपेट कर पाई। कैनोई, शूटिंग, जूडो, वेट लिफ्टिंग, रोइंग। तो आप देखिए कि हम पार्टिसिपेट ही उन इवेंट्स में करते हैं जिनमें ऑलरेडी कंपटीशन बहुत हायर रहता है, तो हमें एथलेटिक्स और एक्वेटिक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम इन पे ध्यान देते हैं तो हम इजीली मेडल टैली में ऊपर आ सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये है कि पहली इंडियन वुमेन वेट लिफ्टर कौन है जिन्होंने मेडल जीता ओलंपिक्स में। अब अगर ये क्वेश्चन आता है ना, लैंग्वेज आप ध्यान दीजिएगा, पहली वुमेन वेट लिफ्टर जिन्होंने मेडल जीता ओलंपिक्स में, तो पहला ऑप्शन ही रहेगा मीराबाई चानू, लेकिन आपको वो टिक नहीं करना है। पहली हमारी वुमेन जिन्होंने जीता उनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। मैं लिख दे रही हूँ, कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने 2000 में जो ओलंपिक्स हुआ था सिडनी में, उसमें उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। ठीक है, ब्रॉन्ज जीता था, और ये 69 केजी कैटेगरी में इन्होंने ये जीता था। और इसके बाद कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 में जीता, तो उसके बाद 2020 में हमारे
मीराबाई चानू ने जीता, उन्होंने सिल्वर जीता। तो आप ध्यान में रखिए कि वेट लिफ्टिंग में इसके पहले हमारा एक मेडल आ चुका है और वो कर्नम मल्लेश्वरी लेके आई थी 2000 में सिडनी ब्रॉन्ज में, और अब मीराबाई चानू ने इसको सिल्वर में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो आप ट्रिक क्वेश्चन में फंसाया जाएगा, तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए। नेक्स्ट सवाल है कि फ्लैग बेयरर कौन था ओपनिंग सेरेमनी। आपने देखा होगा कि जब भी ओलंपिक की कोई सेरेमनी या कोई भी सेरेमनी होती है तो उसमें हर कंट्री के फ्लैग बेयरर होते हैं, फ्लैग पकड़ के जाते हैं। तो इंडिया से फ्लैग बेयरर कौन था? तो इंडिया से फ्लैग बेयरर थी MC मैरी कॉम, जो कि बहुत ही फेमस बॉक्सर हैं, MC मैरी कॉम, और मनप्रीत सिंह थे, जो कि हमारे हॉकी कैप्टन हैं। ठीक है, तो MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, ये लोग थे हमारे फ्लैग बेयरर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थीम क्या था टोक्यो 2020 का? थीम क्या था? थीम था यूनाइटेड बाय इमोशन। यूनाइटेड बाय इमोशन, कुछ भी पूछा जा सकता है, सब कुछ आपको पढ़ के जाना है। और जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, टोक्यो जापान में है। ठीक है, और टोटल 205 जगह कंट्री से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, और एक रिफ्यूजी टीम भी थी। ठीक है, टोटल अगर हम लोग देखें तो एथलीट्स, कितने एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था, तो पूछेगा नहीं ये नंबर, मैं ऐसे बता दे रही हूँ। 11,656 एथलीट्स ने टोटल पार्टिसिपेट किया था, और टोटल 339 इवेंट्स में हुए थे, और 33 कैटेगरीज में, ये मैंने ऊपर आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो ये सब आप ध्यान में रखिए, थीम ध्यान में रखिए, और कहाँ हुआ था ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हेडक्वार्टर कहाँ है IOC का, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में है इसका हेडक्वार्टर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है कि पहली फीमेल एथलीट विमेन कौन थी इंडिया की जिन्होंने एक ओलंपिक मेडल जीता था? तो मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था, उनका नाम था कर्नम मल्लेश्वरी। देखिए अभी सेम चीज को दो तरीके से पूछा जा सकता है। तो एक तो पूछा जा सकता है कि पहली वुमेन एथलीट कौन थी जिन्होंने मेडल जीता, तो वो कर्नम मल्लेश्वरी थी। और वेट लिफ्टिंग में पहले किसने जीता है, तो वो भी कर्नम मल्लेश्वरी थी। ठीक है, तो पहली वुमेन थी कर्नम मल्लेश्वरी, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज जीता था 2000 में। ठीक है, और पहली वुमेन एथलीट भी थी, नाम बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया की रैंक क्या थी मेडल टैली में? तो मैंने सबसे पहले ही दिखाया है, इंडिया की रैंक 48 है। ठीक है, और हमने टोटल 7 मेडल जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। आप ये कॉम्बिनेशन जरूर याद रखिए, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में, अभी BPSC में भी एक बार पूछ रखा है कॉमनवेल्थ में, कितने कितने मेडल का कॉम्बिनेशन ऑप्शन में दे देगा, 1 2 3, या ऐसे दे देगा 1 1 5 1 3 7 3, ऐसे कुछ भी दे सकता है कंफ्यूज करने के लिए। तो आप एग्जैक्ट ध्यान में रखिएगा नंबर, क्योंकि BPSC के ऑप्शंस काफ़ी क्लोज होते हैं, तो आप डेटा ध्यान में रख के जाया कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी तक अगर बात करें, अभी तक हिस्ट्री में ओलंपिक में जितनी भी फील्ड हॉकी का जो इवेंट हो, सबसे ज़्यादा मेडल्स किस कंट्री के पास हैं? तो ये है इंडिया। इंडिया ने अभी तक सबसे ज़्यादा हॉकी में मेडल जीते हैं। टोटल अगर हम लोग बात करें तो इंडिया के पास 8 गोल्ड हैं। ठीक है, 1 सिल्वर है और 3 ब्रॉन्ज है। लास्ट इंडिया ने मेडल जीता था 1980 में, गोल्ड। उसके बाद हमने कोई भी मेडल नहीं जीता है, ब्लैंक रहा है बिल्कुल। अब हमने जीता है 2020 में। कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज। तो ये 41 ईयर्स कह रहे थे लोग, क्योंकि आपको पता है कि टोक्यो 2020 होने वाला था 2020 में, बट हुआ 2021 में। तो 21 साल गैप के बाद मैंने मेडल जीता है, और अभी तक भी अगर हम लिस्ट देखें तो अभी भी इंडिया का रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया है। ठीक है, और एक मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ, 1928 से लेके 1956 तक 6 लगातार गोल्ड मेडल जीते थे इंडिया ने। ठीक है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि कैप्टन कौन है मेन और विमेन हॉकी टीम का? तो आपको नाम बिल्कुल पता होने चाहिए। मेन हॉकी टीम के कैप्टन है मनप्रीत सिंह, और विमेन हॉकी टीम की कैप्टन है रानी रामपाल। और रानी रामपाल को FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला था रिसेंटली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन कौन से न्यू गेम्स ऐड हुए थे टोक्यो 2020 में, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ देता है। तो 5 टोटल नए गेम ऐड हुए थे। तो आपको पता है कि बीपीएससी में ऑप्शन 5th भी होता है ना, मोर देन 1 या फिर नन ऑफ द अबव का। तो हो सकता है कि 4 ऑप्शंस में दें, तो आपको नाम सारे पता होने चाहिए, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए देता है। तो एक तो था बेसबॉल, जिसको सॉफ्ट बॉल भी बोलते हैं कहीं पे, सॉफ्ट बॉल, ठीक है। उसके बाद था कराटे, देन स्केटबोर्ड, देन स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग क्या है, आपने देखा होगा, कभी कभी आप जाते होंगे तो मॉल्स वगैरह में देखा होगा, पहाड़ बना रखे हैं और उसमें पैर रखने की जगह होती है, तो क्लाइंब करना होता है एक लिमिटेड टाइम में, तो ये स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग है, ठीक है, रॉक क्लाइंबिंग से इंस्पायर होके। उसके बाद से सर्फिंग। तो ये 5 इवेंट नए टोक्यो 2020 में शामिल किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म क्या है टॉप स्कीम का। तो ये एक स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी थी, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। ये देखिए, ये स्कीम बहुत ही अच्छी लगी मुझे कि इस स्कीम में क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने क्या करा है कि जो भी बच्चे नेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म करते हैं और उनको लगता है कि इनमें पोटेंशियल है कि एक मेडल दिला सकते हैं कंट्री को, तो उनको पिक किया गया और फिर उन पे एक अच्छा अमाउंट खर्चा गया, करोड़ों रुपए में खर्च किया गया पर एथलीट, ताकि उनकी ट्रेनिंग जहाँ वो चाहें, बाहर के फॉरेन कोच चाहें तो वहाँ उनको बुला के, या फिर ये खुद फॉरेन जाके ट्रेनिंग ले पाए, उनको प्रॉपर इसमें अच्छे पैसे खर्च किए गए हैं, प्लस उनको अच्छे इंसेंटिव्स दिए गए हैं, पैसे भी दिए गए मंथली, ताकि उनको टेंशन ना हो कि अगर उनका घर उन पर डिपेंड है तो उन सबकी टेंशन ना हो। तो एक अच्छा स्कीम है, गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है और अभी इसमें 250 बच्चों को और लिया गया है इस स्कीम में, ताकि 2028 को ओलंपिक्स में उनको तैयार कर सके। आपको पता है कि ओलंपिक्स बहुत ही कॉम्पिटिटिव एक गेम है, वर्ल्ड का आपको बेस्ट एथलीट बनना पड़ता है, तो उसके लिए आप अगर चाइल्डहुड से मेहनत नहीं करेंगे, नहीं बच्चे उठाएंगे और आप उम्मीद करेंगे 15 साल के बाद हम अचानक से ओलंपियन बना ले, तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप चाइना वगैरह में देखिए, यूएसए वगैरह में देखिए, 4-4 साल के बच्चे तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो अगर हमें कम्पीट करना है उस लेवल पे, तो हमें भी यंगस्टर्स को उठाना पड़ेगा। तो ये स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी है। टॉप का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, आप डेफिनेटली इसका नाम ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यंगेस्ट प्लेयर कौन बन गई है टोक्यो में 2020 मेडल जीतने वाली। तो इनका नाम बहुत ही चर्चा में था। तो ये 13 साल की है मात्र और इन्होंने स्केट बोटिंग में मेडल जीता है। इनका नाम है मोमोजी निशिया, लिख दे रही हूँ, मोमीजी निशिया। और स्केट बोर्डिंग इसी साल इंट्रोड्यूस हुआ, इनमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। जापान की रहने वाली है स्केट बोर्ड। तो ये यंगेस्ट है, यंगेस्ट प्लेयर बन गई है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि मीराबाई चानू कौन से स्टेट से है, ठीक है। तो मणिपुर की रहने वाली है मीराबाई चानू। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि मणिपुर की और कौन ओलंपियन है, ठीक है, इंडिविजुअल इवेंट में। क्योंकि टीम इवेंट में अगर हम लोग मणिपुर की बात करें तो हॉकी में हमारी सुशीला चानू है, जिन्होंने मेडल इस साल जीता है। और लड़कों में नीलकंठ शर्मा है। और जूडो में भी यहाँ से हम लोग की गई थी, उनका नाम मुझे कुछ याद नहीं आ रहा ठीक से, जूडो की भी प्लेयर थी, तो उन्होंने मेडल नहीं जीत पाई, बट वो भी मणिपुर से थी। तो इस साल मणिपुर के 3 लोगों को देखा जाए तो 3 लोग ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। विमेंस हॉकी टीम में सुशीला चानू मेडल नहीं जीत पाए, 4th है ये लोग। नीलकंठ शर्मा ने ब्रॉन्ज जीता और मीराबाई चानू ने सिल्वर जीता है, मणिपुर से। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मणिपुर की एक बहुत ही महान प्लेयर है जिन्होंने पहले भी ओलंपिक में मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 का समर ओलंपिक्स कहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये होगा फ्रांस में, पेरिस में होगा ये। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि समर ओलंपिक्स क्यों लिखा है। तो मैं आपको बता रही हूँ, ओलंपिक्स जो होता है वो 3 तरीके का ओवरऑल होता है। समर ओलंपिक्स होता है जो अभी हुआ, ठीक है। उसके बाद विंटर ओलंपिक्स होगा। विंटर ओलंपिक्स में सारे वो गेम्स रहेंगे जिसमें आइस की ज़रूरत होती है, आइस रिलेटेड चीज़ें होती हैं विंटर ओलंपिक्स में। उसके बाद पैरालंपिक्स होता है जो अभी होने वाला है शुरू,
25 तारीख से, ठीक है। पैरा ओलंपिक्स, उस पर भी हम लोग वीडियो लेंगे। ये जो स्पेशली एबल्ड लोग होते हैं उनका ओलंपिक्स होता है अलग से, उसमें भी इंडिया का काफ़ी बड़ा कंटिजेंट जा रहा है, तो इसकी भी अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इंडिया का कौन सा प्लेयर सेकंड प्लेयर ऐसा बन गया है जिसने 2 लगातार कॉन्जिक्यूटिव ओलंपिक्स में मेडल जीते हैं? तो ये है पीवी सिंधु। इसके पहले मात्र सुशील कुमार थे जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक्स में 2 मेडल जीता था। सुशील कुमार, जिन्होंने ब्रॉन्ज जीता था 2008 में, और फिर सिल्वर जीता था 2012 में। सुशील कुमार रेसलर हैं। और पीवी सिंधु की अगर हम लोग बात करेंगे तो उन्होंने रियो ओलंपिक्स में 2016 में जीता था सिल्वर, और अभी 2020 में जीता है ब्रॉन्ज। तो अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो पहले सुशील कुमार हैं जिन्होंने 2 लगातार मेडल जीता है, दूसरी पीवी सिंधु। और अगर हम इकलौती विमेन जिन्होंने 2 मेडल जीता है, उस अगर ये क्वेश्चन इस सेंस में पूछे कि आप ये बताइए कि हु इज द फर्स्ट विमेन टू विन 2 मेडल्स इन कॉन्जिक्यूटिव ओलंपिक्स, तो भी आंसर पीवी सिंधु। और ऐसे पूछे कि दूसरे इंसान बताइए, तो भी पीवी सिंधु। और क्वेश्चन कैसे भी आपसे घुमा के पूछा जा सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि पूछेंगे, पेपर काफ़ी इजी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सीए भवानी देवी। इनका नाम काफ़ी चर्चे में था, तो ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो भवानी देवी फेंसिंग से रिलेटेड है। फेंसिंग तलवारबाजी का एक स्पोर्ट है, और ये पहली इंडियन है भवानी देवी जिन्होंने इसमें क्वालिफाई किया है। और इन्होंने एक मैच जीता था, सेकंड मैच में आउट हो गई थी अपने, बट क्वालिफाई इन्होंने किया। क्योंकि ऐसे स्पोर्ट में जिसको कोई जानता तक नहीं है इंडिया में, तो काफ़ी बड़ी बात है। इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, क्योंकि उनका जो गेम मैच था वो टॉप सीड के साथ था, लेकिन उन्होंने टफ फाइट दी। तो आप नाम ध्यान में रखिए, भवानी देवी इज रिलेटेड टू फेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल स्विमर। पहली महिला स्विमर कौन बन गई हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है ओलंपिक्स के लिए इंडिया से? तो माना पटेल जो हैं, ये पहली इंडियन फीमेल स्विमर थी जो यहाँ से गई थी, और गुजरात की हैं ये रहने वाली बेसिकली, माना पटेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टोक्यो 2020 का ऑफिशियल मैस्कट क्या था? हर एक गेम का एक ऑफिशियल मैस्कट ये लोग बनाते हैं, और तो टोक्यो 2020 का था मिराई तोवा। मैस्कट कुछ भी हो सकता है, कोई कार्टून, कोई कैरेक्टर, कुछ भी होता है, ताकि ये गुड लक टाइप में होता है। आपने देखा होगा मेडल के साथ साथ एक टॉय टाइप का मिलता है ना, ऐसा टॉय टाइप का मिल रहा था सबको, तो वही मैस्कट होता है। ठीक है, मिराई तोवा का मतलब क्या होता है? जापानीज में मिराई मतलब होता है फ्यूचर, और तोवा का मतलब होता है इटर्निटी। एक क्वेश्चन जो मैंने इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि आपने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी इन केस किसी को नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि इस बार के जो भी मेडल्स बनाए गए थे ना, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, जो भी मेडल्स बनाए गए थे जापान में, तो इस सारे ई वेस्ट से बनाए गए थे। ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जो भी मोबाइल जो हम लोग ख़राब हो जाता है उसको बेच देते हैं, या फिर कोई भी लैपटॉप कीबोर्ड, तो ई वेस्ट से ये सारे मेडल्स बनाए गए थे। वेस्ट को देखिए कितना अच्छा इस्तेमाल किया जापान ने। तो आप ध्यान में रखिए, हो भी सकता है ये पूछे कि मेडल्स किससे बनाए गए थे, तो पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली इंडियन विमेन सेलर कौन बन गई हैं जिन्होंने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है? तो नेत्रा कुमारन। इस बार देखिए हमने काफ़ी नए स्पोर्ट्स में भी हाथ पैर मारे हैं, और सॉरी फॉर द बैड हैंडराइटिंग, फिर से नेत्रा कुमारन। ठीक है, मेडल हम नहीं ला पाए, लेकिन आप देखिए जब स्पोर्ट्स लिटरेसी होती है ना, पता चलता है हम लोग किसी स्पोर्ट्स के बारे में, तो ही हम इम्प्रूव कर सकें। बिना क्वालिफाई किए काफ़ी लोगों ने तो मेरिट पे क्वालिफाई किया है इसको, और काफ़ी टफ कंपटीशन भी दिया है, तो विच इज़ वेरी गुड फॉर अस, ताकि आने वाले ओलंपिक्स में ये लोग और इम्प्रूवमेंट दिखाएंगे, अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, अच्छे कोचेज आएंगे, तो अच्छी बात है। पहली वुमेन सेलर बन गई है नेत्रा कुमारन। सेलर क्या होता है जिसको नहीं पता, बोट टाइप की होती है ना, ऐसी बोट होती है, थोड़ी भी हैंड राइटिंग खराब है, और इसको सेल करते हैं ये लोग। ठीक है, वाटर इवेंट है, वाटर इवेंट पे हमें फोकस करना चाहिए। अगर हम फोकस करते हैं तो हम मेडिटेली वाटर इवेंट्स और एथलेटिक्स में फोकस करेंगे, इजीली इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज जीता। ठीक है, ये तो सबको पता हो, लेकिन अगर ये ऑप्शन पूछ दे कि कौन सी वेट कैटेगरी में जीता है, और 4 ऑप्शन दे दे, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहेंगे, इसलिए आपको पता होना चाहिए
कि बजरंग पूनिया 65 kg कैटेगरी में खेलते हैं, ठीक है, 65 kg कैटेगरी में खेलते हैं। ये क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है कि अब मानिए कि कोई 50 किलो का इंसान है, कोई 70 किलो का इंसान है और रेसलिंग करे, तो ऑफकोर्स 70 वाला इंसान पटक देगा 50 किलो वाले इंसान को, तो ये फेयर नहीं होता ना, इसलिए वेट कैटेगरी अलग अलग बनाई गई है कि उस वेट कैटेगरी में हर इंसान उसी वेट का होगा और तब रेसलिंग लड़ेगा, तब स्किल्स पे बात होगी, है ना, वेट से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो बजरंग पुनिया 65 kg कैटेगरी में खेलते हैं और इन्होंने ब्रॉन्ज जीता, हरियाणा के रहने वाले हैं। इसके बाद रवि दहिया जो है उन्होंने सिल्वर मेडल जीता, तो हो सकता है इनकी वेट कैटेगरी भी पूछ ले, तो ये खेलते हैं 57 kg कैटेगरी में, ठीक है। तो आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना है, कंफ्यूज करने के लिए आपसे बिल्कुल पूछ सकता है, बहुत लोग नहीं बता पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अदिति अशोक ये कौन से स्पोर्ट्स रिलेटेड है? तो अदिति अशोक गोल्फ खेलती हैं, बैंगलोर की रहने वाली हैं और इनका परफॉर्मेंस बहुत ही लाजवाब था, जिन्होंने देखा होगा वो रिलेट कर पाएंगे। ये 4th पोजीशन पे रही और गोल्फ जो होता है वो 4 दिन का गेम होता है, ठीक है, 4 डे स्पोर्ट होता है और 3 दिन तक ये 2nd पोजीशन में बनी रही और 4th डे पे भी इनकी पोजीशन मतलब ये बिल्कुल मेडल लेते लेते से लास्ट के 1 या 2 शॉट से रह गई। और इनकी अगर वर्ल्ड रैंकिंग देखी जाए तो 200 वर्ल्ड रैंकिंग है इनकी, और तब इन्होंने 4th पे इन्होंने एंड किया। और जो फर्स्ट रैंकिंग थी गोल्फ में, जिसकी फर्स्ट रैंकिंग है, उनको वो फर्स्ट पे चल रही थी 3 दिन तक, और ये अदिति अशोक 200 रैंकिंग होने के बाद भी 2nd पे चल रही थी। तो इन्होंने काफ़ी डिटर्मिनेशन और गट्स दिखाया है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो आप नाम ध्यान में रखिए, अदिति अशोक 23 ईयर ओल्ड, और इन्होंने 2016 में भी क्वालिफाई किया था गोल्फ में, और तब ये सबसे यंगेस्ट थी उस टाइम गोल्फ में क्वालिफाई जब इन्होंने किया था, 19 साल की थी, इनसे छोटा कोई नहीं था वहाँ पे गोल्फ में। और इस बार शी वॉज 23 एंड शी डिड सो गुड। तो आप नाम ध्यान में रखिए, बैंगलोर की रहने वाली हैं अदिति अशोक, रिलेटेड टू गोल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 हाई जंपर्स हैं, ठीक है, हाई जंप होता है ना, उसमें उन दोनों ने अपना अपना गोल्ड मेडल शेयर किया। हुआ ये कि दोनों का सेम जो डिस्टेंस है वो सेम आया, तो ये दोनों फ्रेंड्स थे, इन्होंने पूछा, परमिशन ली कि क्या हम दोनों को गोल्ड मिल सकता है, तो अथॉरिटीज़ ने अलाउ कर दिया। तो ये बहुत ही हाईलाइट था इस ओलंपिक का। तो आप नाम ध्यान में रखिए, दोनों इटली के और कतर के रहने वाले हैं, ठीक है, इटली और कतर दोनों को गोल्ड मिला है हाई जंप में। नाम मैं बता दे रही हूँ बट पूछेगा नहीं। तो जो कतर के रहने वाले हैं उनका नाम है मुताज बशीन, और जो इटली के रहने वाले हैं उनका नाम है जियानमारे तंबेरी, ठीक है। तो आप नाम, कंट्री का नाम ध्यान में रखिए और इवेंट का नाम ध्यान में रखिए, हाई जंप में गोल्ड मेडल इन्होंने शेयर किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और मैंने यंगेस्ट का बताया कि स्केट बोर्डिंग में 13 साल की मोमोजी निशिया ने गोल्ड मेडल जीता है, जापान की रहने वाली। और ओल्डेस्ट अगर पूछे कि सबसे ओल्डेस्ट ओलंपियन कौन थी जिन्होंने मेडल जीता है, तो ओल्डेस्ट है 52 ईयर की जर्मनी की रहने वाली इक्वेस्टेरियन, इनका नाम है डोरोथी, हर नेम इज डोरोथी शनाइडर। और ये जर्मनी की रहने वाली। इक्वेस्टेरियन क्या होता है, आपने देखा होगा, घुड़सवारी को बोलते हैं इक्वेस्टेरियन इवेंट जो होता है उसमें। 52 ईयर्स की इन्होंने गोल्ड जीता है, ठीक है। तो ये ओल्डेस्ट ओलंपियन जिन्होंने मेडल जीता है। नेक्स्ट सवाल है कि आपने मैंने बताया कि ओपनिंग सेरेमनी के फ्लैग बेयरर थे MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। तो क्लोजिंग सेरेमनी होती है उसमें भी एक फ्लैग बेयरर होते हैं, तो इसके फ्लैग बेयरर थे बजरंग पुनिया जिन्होंने ब्रॉन्ज जीता, बजरंग पुनिया। और वेट कैटेगरी इनकी मैंने बताई है आपको, 65 में खेलते हैं बजरंग पुनिया जो थे वो। तो ये तो थे क्वेश्चंस। अब हम लोग कुछ चीज़ों पे डिस्कस करते हैं कि क्या क्या दिक्कतें हैं हमारे साथ। एक आप चीज़ देखिएगा कि जो भी मेडलिस्ट है, 7 मेडल जैसे कि हमने जीता ओवरऑल, ठीक है, तो उसमें से 3 मेडल तो स्ट्रेट हरियाणा ने जीता, ठीक है, बजरंग पुनिया हो गए हैं, रवि दहिया हो गए हैं और नीरज चोपड़ा हो गए, ठीक है, ये 3 मेडल तो उन्होंने जीता। फिर जो हॉकी टीम थी उसमें भी काफ़ी सारे प्लेयर्स थे जो कि उससे थे, हरियाणा से। तो आप एक देखिए कि 50% मेडल तो आपकी एक ही स्टेट लाता है, हरियाणा। पर काफ़ी लोग का ऐसा नोशन बना हुआ है कि हाँ हरियाणा के प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं। देखिए ऐसी बात नहीं है। आपको क्या लगता है कि बिहार के प्लेयर्स नहीं खेल सकते हैं? बिहार की पॉपुलेशन आप देखिए कितनी ज़्यादा है, 10 करोड़ मानिए पॉपुलेशन है बिहार की, और हरियाणा इतना छोटा है बिहार के कंपैरिजन में। तो ऐसा नहीं है कि नहीं खेल सकते, दिक्कत ये है कि हम लोग के यहाँ खेलने का कल्चर नहीं है, स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप करना पड़ता है। और आपको क्या लगता है कि सारे प्लेयर्स जो हैं
बैडमिंटन की अगर हम लोग बात करें तो क्या हैदराबाद में ही पैदा होते हैं? ऐसा नहीं है। इसलिए हैदराबाद से निकलते हैं क्योंकि लोग वहाँ खेलते हैं, उसके बाद से वहाँ पे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वहाँ से आगे बढ़ जाता है। और हमारे बिहार में अगर हम लोग बात करें तो हमारे बिहार में एक तो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, और दूसरी बात लोग क्रिकेट के अलावा कुछ भी नहीं खेलते हैं। सैन मारिनो एक कंट्री है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है ये पूछा जाए, सैन मारिनो एक कंट्री जिसकी पॉपुलेशन है 35,000। मान लीजिए कि बिहार के एक मोहल्ले, 2 मोहल्ले मिला देंगे ना, सैन मारिनो की पॉपुलेशन है, और इन्होंने भी 3 मेडल जीते हैं, 3 या 4। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ नहीं है कि आपको, और बहुत सारी कंट्रीज है जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया से पुअर है, अफ्रीकन कंट्रीज है, लेकिन फिर वो मेडल ला रही हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ लोग खेल रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि हम खेलें। हर आप ठीक है, मान लीजिए कि हॉकी जो है उसके लिए आपको एस्ट्रोटर्फ वाला स्ट्रक्चर चाहिए, वो हम पे नहीं है। लेकिन अगर मैं बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो क्रिकेट का भी हर जगह बढ़िया ग्राउंड नहीं है, लेकिन बच्चे खेलते हैं, तो खेलते खेलते वो अच्छा खेलते हैं, तो फिर उनको आगे बढ़ाया जाता है, स्टेट लेवल पे लेके जाया जाता है, फिर वो नेशनल लेवल पे खेलते हैं और फिर टीम में जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से पहला हमारा एम होना चाहिए कि हम खेलें। यहाँ खेलने का बिल्कुल कल्चर नहीं है। आप हरियाणा वगैरह में जाएंगे, कभी मौका मिलेगा आपको, तो आप देखिएगा वहाँ सुबह लड़के लड़कियाँ सब रनिंग पे जा रहे होते हैं, अपने हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं, जिसके वजह से वो डिफेंस वगैरह में भी इनका आपने देखा होगा कि काफ़ी इनकी सिलेक्शन रहती है, स्पोर्ट्स में आगे रहते हैं। और हमारे यहाँ लोग गुटखा खा के, और मतलब एक भी अच्छी आदत लोगों में नहीं है, सब चाहते हैं कि नेता बनो और एंड में वो भी नहीं बन पाते हैं। तो मैं चाहती हूँ बिहार के यूथ में थोड़ी अवेयरनेस आए, और स्पेशली जो पेरेंट्स हैं, आप हम लोग क्या होता है कि पहले लोगों को लगता था कि लड़कियाँ पढ़ती नहीं हैं, बेवकूफ़ होती हैं। फिर एक कल्चर आया कि लड़कियों को पढ़ाना है, तो पढ़ते पढ़ते आपने देखा होगा कि अब लड़कियां अच्छा परफॉर्म करने लगी। तो पहला स्टेप तो खेलना, कोई भी गेम, और सिर्फ इसलिए नहीं कि ओलंपिक्स में जाने के लिए खेलना है। गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या आपकी फैमिली में, आप उसको ज़रूर इंस्पायर कीजिए कि वो कोई ना कोई गेम ज़रूर खेले। जब वो गेम खेलता है, स्पोर्ट्समैनशिप उसके में आती है, डिसिप्लिन आता है, उसका हेल्थ अच्छा हो जाता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने आसपास के बच्चों को बोलिए, हर गेम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए होता। एथलेटिक्स में अगर 100 मीटर दौड़ना, 200 मीटर है, उसके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए? तो वो तो आप ऐसे सड़कों में दौड़ सकते हैं। कोई ना कोई आपके यहाँ गांव में भी रहते होंगे तो खेत होंगे, कोई ना कोई ग्राउंड ज़रूर होगा। एथलेटिक्स हो गया, और फिर वॉलीबॉल हो गया, बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिन इनिशियल, लेकिन आप चाहो कि एक ही बार इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए। जब हम खेलना शुरू करेंगे तो क्या होता है कि हम खेलना शुरू करेंगे, हमारे यहाँ कल्चर आएगा, फिर हम अपने जो गवर्नमेंट है उससे भी डिमांड कर सकते हैं। आप सोचिए, हरियाणा अकेले 4 मेडल दे सकता है, ठीक है। तो अगर 28 जो हमारे स्टेट है सब कंट्रीब्यूट करें तो हमारी मेडल टली, आपको क्या लगता है नहीं आ पाएंगे हम टॉप में? डेफिनेटली टॉप 5 में होंगे। लेकिन हर स्टेट को इक्वली परफॉर्म करना पड़ेगा, स्टेट को अपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना पड़ेगा। और वी एज ए सोसाइटी, हमें क्या है कि हम किसी भी जब स्पोर्ट्स पर्सन को देखें तो हमें उसको डिस्करेज नहीं करना है ना, हमेशा उसको इनकरेज ही करना है। कोई भी इंसान अगर 10 साल 8 साल अपने स्पोर्ट्स पे देगा, तो अगर ओलंपिक्स नहीं भी खेल पाता है, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, दुनिया भर के टूर्नामेंट से वो खेलेगा, वो एक अच्छा कोच बन सकता है। और इसमें स्पोर्ट्स में भी काफ़ी पैसा है। ये हमें मेंटालिटी अपनी सुधारने की ज़रूरत है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को उसको डिस्करेज नहीं करना है ना, हमेशा इंकरेजिंग बातें करनी है, ताकि हमारा स्टेट भी आगे बढ़े। आप देखिए, सिर्फ मेडल की बात नहीं है अगर पार्टिसिपेशन की भी बात हम देखें तो मिजोरम की पॉपुलेशन लगभग 30 लाख है, और इस साल पाँच एथलीट ने ओलंपिक में क्वालिफाई किया मिजोरम से। और बिहार की पॉपुलेशन 10 करोड़, एक भी बच्चा नहीं था इसमें। अब आप मुझसे कहेंगे कि हॉकी, मेंस हॉकी टीम में एक सिवान का लड़का था, लेकिन अब देखिए वो एमपी में रहते हैं, है ना, मध्य प्रदेश में चले गए 10-15 साल से, और वो अपने अपने आप को एमपी का ही बताते हैं। तो क्लेम करने से कुछ नहीं होता। तो बिहार के 10 करोड़ में से किसी लोगों ने क्वालिफाई, ऐसा नहीं है कि हमें पोटेंशियल नहीं है, बस हमें चाहिए कि हम थोड़ा खेल पे भी ध्यान दें इक्वली। खेल बहुत ज़रूरी है, हर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं बन जाता है, तो खेल पे ध्यान दें और अपने आसपास के बच्चों को भी इंस्पायर करो, खुद भी खेलें। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।